हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ क्लास 10th के मैथ के जितने भी महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं जो इस मैथ में क्लास 10th में जो यूज होने वाले हैं। हर टॉपिक में जो फॉर्मूले अपने को याद होने चाहिए वो मैं आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगी, इसलिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अपने फॉर्मूले हैं वो यूज होंगे। महत्वपूर्ण सूत्र जो 10th में अपने हैं वो यूज होते हैं। अब कौन से हैं, मैं जो 1 to लास्ट तक चलूंगी लाइन वाइज, जो अपने जहाँ पे यूज आ रहे हैं। कोई फॉर्मूला अगर छूट जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि कौन सी चैप्टर में फॉर्मूला छूट गया है। ठीक है बच्चों, अपना जो फर्स्ट फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण, सभी बच्चों को पता है, यानी द्विघात समीकरण क्या होती है अपनी। अगर मैं सिंपल वे में बात करूं, ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अपनी द्विघात समीकरण है। इसमें अपने को शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल दिए होते हैं, या अपने को शून्य ज्ञात करने हैं। वो चीज अलग होती है शून्य ज्ञात करने की, लेकिन इसमें अपने को जब भी क्वेश्चन है शून्य ज्ञात कर लिए तो उसको अपने को स्थापित करना होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का हमेशा शून्य का अपने एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, इनका योग होता है -b/a। ये अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि शून्यकों के योग का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में या अपने रिक्त स्थान में या मैच करने वाले में यहाँ पे क्वेश्चन आता है। फिर आता है अपना शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, जो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। अब बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, वो यहाँ पे अपनी जो समीकरण दी हुई है वो वहां पे मैंने मेंशन कर दिया कि ए बी सी है वो क्या चीज होती है। ठीक है बच्चों, अगर मैं सेकंड बात करूं उसमें और क्या होगा, एक होता है अपना द्विघाती सूत्र या अपने इसको कह सकते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। यानी जब भी अपने किसी भी जो अपने को बहुपद दिया हो या द्विघात समीकरण दिया हो, अपने को सिंपल पता है कि उसके शून्य ज्ञात करने हैं। गुणनखंड विधि से अपने कर सकते हैं, लेकिन कई बार होते हैं कि उनके फैक्टर होते हैं वो गुणनखंड नहीं होते, तो वहां पे जो यूज होगा वो अपना होगा श्रीधराचार्य सूत्र से भी अपने शून्य का एक्स के मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या होता है -b प्लस माइनस बी की स्क्वायर -4ac/2a। ये होता है अपना श्रीधराचार्य सूत्र। मोस्ट इंपोर्टेंट, और एग्जाम में ये फॉर्मूला हर बार पूछा जाता है। पीछे के जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन है, जो पेपर है, उनको उठा लो और वहां पे ये सूत्र हमेशा हर बार आता है कि श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है। ठीक है बच्चों, ये कितने फॉर्मूले हो गए अपने, 2। अगर मैं और फॉर्मूले की बात करूं, इनके साथ साथ अपनी स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर अपनी बात करते हैं एपी वाली में। इससे पहले कोई ज्यादा खास फॉर्मूले नहीं है। एपी वाली जो समांतर श्रेणी वाली है, 5th प्रश्नावली, उसमें कौन सा होगा, n वां पद ज्ञात करते हैं। an इक्वल टू a प्लस n-1d। ये होता है n वां पद ज्ञात करते हैं। यहाँ पे an का मतलब होता है n की जगह मैं 1 रखूं, पहला पद a की जगह 2। a होता है अपना प्रथम पद, ठीक है। d का मतलब होता है सार्व अंतर, n का मतलब होता है टोटल उसमें कितने पद हैं। वो मैंने ये वीडियो आपको जो प्रश्नावली है पूरी अच्छी तरह वहां पे मैंने कवर करवाई हुई है प्ले लिस्ट में, तो वहां पे आप वो, ये तो मैंने सूत्र लिखाया, अब इसका यूज कहाँ पे होगा वो आप अपनी जो 5th प्रश्नावली है वहां से वॉच कर सकते हो। ठीक है बच्चों, उसके बाद होता है n वां पद अपने कैसे ज्ञात करते हैं। अगर मेरे को d का ज्ञात करना हो तो जैसे a2 में से a1 घटाएंगे, a3 में से a2 घटाएंगे, a4 में से a3 घटाएंगे। हमेशा ध्यान रखना अगर वो एपी है तो उसमें सार्व अंतर समान आना चाहिए, तभी वो समान एपी होगी, वरना नहीं होगी। जब आप प्रश्नावली करोगे आपको वहां पे समझ आएगा। फिर आता है एस एन। एस मतलब पदों का योग। ये तो अपने ने ऊपर वाला किया है। n वां पद, मान लो 18वां पद कितना है, 19वां पद कितना है, वो यहाँ पे होता है जितने पद दिए, मतलब 18 पद दिए हैं तो उनका योग कितना होगा वो कंडीशन अलग होगी। इसका होता है n/2 2a प्लस n-1
डी। ये होते हैं पदों का योग ज्ञात करने का। एक तो ये फॉर्मूला होता है, सेकंड फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an। an के फॉर्मूले में भी एक तो Sn का सिंपल फॉर्मूला होता है, अगर अपने को क्वेश्चन में An दिया हो Sn ज्ञात करना तो उसके लिए भी फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। कई जगह आपने बुक में देखा होगा a प्लस l भी लिखा हुआ है, जो an होता है ना वही चीज क्या होती है अपनी l होती है, n वहां पद होता है वही चीज होती है। ठीक है बच्चों, ये हो गए अपने एपी के सिंपल से फॉर्मूले। ज्यादा एपी के फॉर्मूले नहीं है, 3 फॉर्मूले हैं जिनको आप अच्छी तरह याद कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं 6 जो त्रिभुज है उसमें कोई खास फॉर्मूले नहीं है, उसमें अपने समरूप त्रिभुज और सर्वांग समत्रिभुज ये दो चीजें दी हुई है। इनके नियम क्या होते हैं, एस ए कोण 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 भुजा भुजा भुजा। ये मोस्टली तो वैसे तो 4 में है, यानी दो भुजाओं के बीच एक कोण, दो कोणों के बीच एक भुजा या तीनों कोण या तीनों भुजाएं अगर बराबर होगी दूसरे त्रिभुज के तो वो क्या होगा, सर्वांग सम होगा। ठीक है, तो ये चीज होगी अपने 6 में। इसमें कुछ ज्यादा फॉर्मूले अपने नहीं है। फिर अपनी बात करते हैं सातवां सूत्र है या जो 7वीं प्रश्नावली है कौन सी होती है, सभी बच्चों को पता होगा, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति अपनी 7वीं प्रश्नावली, उसमें 7.1 और 7.2 दी हुई है। उसमें कौन कौन से फॉर्मूले हैं, जो 7.1 है उसमें फॉर्मूला आता है अपना बीच की दूरी। दो बिंदु दिए हुए हैं उनकी बीच की दूरी क्या करते हैं, x2 माइनस x1 की स्केयर प्लस y2 माइनस y1 की स्केयर। ये होती है अपनी बीच की दूरी ज्ञात करना। अपने को दो बिंदु दिए होंगे, जैसे कोई रेखाखंड है, एक यहाँ पे है x1 y1 दिया होगा, x2 y2 दिया होगा, ये बीच की दूरी ज्ञात करो। तो अपने किससे करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति में बीच का जो सूत्र है उससे अपने ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक आता है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु ज्ञात करना, मध्य बिंदु का होता है मिड पॉइंट। कैसे ज्ञात करेंगे, जब x ज्ञात करेंगे तो x1 प्लस x2 बटे 2, जब y ज्ञात करेंगे तो y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, ये होता है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु अपने वैसे कैसे निकालते हैं, जैसे दो संख्या दी उसका बीच का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका मिड पॉइंट आ जाता है। उसी तरह अपने मध्य बिंदु इस तरह ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद आता है विभाजन सूत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट। विभाजन सूत्र से बिंदु के निर्देशांक, सबसे इंपोर्टेंट जो 7वीं निर्देशांक ज्यामिति है उसमें सबसे इंपोर्टेंट विभाजन सूत्र है, उसी से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो वो चीज आप यहाँ से विभाजन सूत्र वाला अच्छी तरह, मैं एक आपके लिए अलग से वीडियो लेके आऊंगी कि किस टॉपिक में जो कौन सी प्रश्नावली उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, कौन सा सूत्र से। मान लो ये विभाजन ये निर्देशांक है, इसमें ज्यादातर विभाजन सूत्र से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है बच्चों, उसी तरह जैसे कौन सी प्रश्नावली में किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उसके लिए भी मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेके आऊंगी। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब के रखना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। विभाजन सूत्र से बिंदु के निर्देशांक है, कैसे ज्ञात करते हैं, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। जब अपना x बिंदु ज्ञात करते हैं, जब y ज्ञात करेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये है विभाजन सूत्र से बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। अब इसका अपने को फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं या इसका अपने को जो बिंदु के निर्देशांक दिए होंगे उनका मिड पॉइंट या जो विभाजन सूत्र से जो बिंदु है उसका भी पूछ सकते हैं। वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का क्वेश्चन है वो पूछेगा। ये दो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बच्चों में इनमें कंफ्यूज रहता है। हमेशा ध्यान रखना, जब x ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूले में x आएगा, जब y ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूले में क्या आएगा, y आएगा। अब कैसे आएगा, देखो m1 के साथ हमेशा x2 आएगा, 2 के साथ हमेशा 1 आएगा, नीचे m1 प्लस m2 आएगा, यानी 12 और 21 का रेशियो चलता है हमेशा। ठीक है, इसमें तीन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एक और आता है, जैसे मान लो अपने को कोई भी त्रिभुज दिया हो। अब सभी को बच्चों को पता है कि त्रिभुज का वो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करता है। मान लो ये ए त्रिभुज है, ये बी त्रिभुज है, ये सी त्रिभुज है। अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 3 तरीके से कर सकते हैं।
सभी बच्चों को मोस्टली तो या तो एक तरीके से आता है या फिर दो तरीका, तीसरा तरीका किसी को भी नहीं पता, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि थर्ड मेथड से अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको पता है कि अपने को सिंपल एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, आधार दिया हो, ऊंचाई दी हो, तो अपने कैसे लगाएंगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। उसको मैं यहाँ से अलग से मेंशन कर देती हूँ कि कैसे अपने करेंगे। देखो, मान लो अपने को ये कोई त्रिभुज दिया हुआ ए बी और सी। अब एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तीनों तरीके मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। अब मान लो ये अपने को आधार दिया वो 10, ऊंचाई दिया 5, तो इसका क्षेत्रफल क्या करोगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, इससे मैं ज्ञात कर सकती हूँ, सिंपल ही हो गया, ठीक है बच्चों। अब मान लो अपने को ऊंचाई नहीं दियो, तीनों भुजाएं दियो, मान लो 6, 5 और 8। अब इसका मैं क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करूं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका अपने क्षेत्रफल है वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जो बच्चे मैथ को ढंग से पढ़ते हैं, जो मतलब इंटरेस्ट लेके मैथ को पढ़ते हैं, उनको ये चीज आती होगी, और जो ऐसे है कि हाँ पास होने के लिए पढ़ रहे हैं उनको वो चीजें नहीं पता होगी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने अलग अलग मेथड से कैसे कर सकते हैं। अब देखो इसका अपने कैसे करेंगे, तीनों भुजाएं, ऊंचाई दी नहीं हुई इसका मतलब क्या है, यानी ऊंचाई दी नहीं हुई इसका मतलब क्या है, नहीं ज्ञात कर सकते 1/2 आधार इंटू नहीं लगा सकते। इसको कैसे करेंगे, हीरोन के सूत्र से। क्लास 9th में एक स्पेशल प्रश्नावली हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल है अपने कैसे ज्ञात करेंगे वो चीज वहां पे अपने को दी हुई है। अब देखो इसमें ए भुजा, बी भुजा और सी भुजा तीनों दिया है, तो हीरोन के सूत्र से अपने ज्ञात कर सकते हैं। क्या होता है सूत्र, S बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, और उसके बाद क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, S निकाल दिया, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी, ठीक है भाई। मैंने ये सिंपल बताया, वैसे तुम्हारे 10th में ये चीज नहीं है, लेकिन मैंने बताया है कि अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसको कैसे कर सकते हैं। दो मेथड हो गए। अब तीसरा मेथड है जो निर्देशांक ज्यामिति, जो ये 7th प्रश्नावली है जिसके मैं फॉर्मूले करा रही हूँ, वहां पे आपको दिया हुआ है तीसरा सूत्र। अगर बच्चों ने ये प्रश्नावली की है उनको तो आता होगा, जिसने नहीं की उनको नहीं आता। तो अब देखो कैसे होगा, ये अपने को त्रिभुज दिया है ए बी और सी, प्रश्नावली का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक मतलब जो इसके शीर्ष है उसके ऊपर जो निर्देशांक है एक्स और वाई, उसका अपने को क्षेत्रफल, मान लो ये अपने को 5, 3 दिया हुआ है, ये 2, 4 दिया हुआ है, ये 8 और 5 दिया हुआ है। अब इसमें ना तो भुजा दी हुई ना ऊंचाई दी हुई, ठीक है। भुजा और ऊंचाई दी हुई तो मतलब 1/2 आधार इंटू नहीं लगा सकते, हीरोन का सूत्र भी नहीं लगा सकते क्योंकि भुजाओं का मान। अपने को दिया हुआ है निर्देशांक, तो उसको अपने कैसे करेंगे वो इस प्रश्नावली में सूत्र है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल अब देखो ये फर्स्ट है x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये चीजें हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1, 1 के बाद क्या आता है 2, तो बाहर हमेशा x आएगा अंदर हमेशा y आएंगे। 1 के बाद होता है y2 माइनस y3, फिर x2, y3 माइनस y1, फिर x3, y1 माइनस y2। ये होता है अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जब अपने को क्वेश्चन में निर्देशांक दिए होते हैं। ये चीज आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी। क्लास 10th में ओनली 1 क्वेश्चन है जिसमें अपने को ओनली एक क्वेश्चन दिया हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जब अपने को निर्देशांक दिए होंगे। वो चीज अगर बच्चों ने ध्यान से ये प्रश्नावली की है तो उनको तो आता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। जिनको नहीं आता उनके लिए मैं वीडियो लेके आई हूँ। अब देखो, अब आप अपने को ये फॉर्मूला बच्चों को ऐसे होता है कि याद नहीं रहता, काफी टफ है, तो उसको अपने कैसे याद कर सकते हैं। हमेशा मैंने कहा था जो बाहर है वो x आएगा, अंदर हमेशा y आएगा। अब देखो यहाँ पे x1 x2 और x3, x के 1 के बाद 2, अंदर हमेशा y जो भी होंगे वो माइनस में होंगे। 1 के बाद y2, फिर 1 2 3, 2 के बाद फिर 3 आ गया, 3 के बाद वापस रिपीट हो गया 1, 3 के बाद 1 और 2, यानी 3 संख्या तक है। अगर 3 खत्म होगी तो फिर रिपीट होगी 1 2। इस तरह अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो भी ज्ञात कर सकते हैं, किससे, निर्देशांक ज्यामिति में। अब अपनी ये होगी 7 प्रश्नावली के फॉर्मूले अच्छी तरह माइंड में फिट हो गए। अब अपने जो मेन है 8वीं प्रश्नावली, उसमें कौन कौन से सूत्र यूज होंगे। 8वीं प्रश्नावली कौन सी है,
त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्रिक जो बच्चों ने सिर्फ 10th में आके ही पढ़ी होगी, उससे पीछे उसका कभी भी जिक्र नहीं हुआ। ठीक है, डायरेक्ट ये जिसने भी बुक बनाई है डायरेक्ट उसने जो त्रिकोणमितीय काफी डिटेल से 10th क्लास में, अगर वो ये 9th क्लास में उसके बेसिक कंसेप्ट दे देते तो बच्चों को 10th में इजी होता पढ़ना, क्योंकि बोर्ड की क्लास है, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट 10th में दे दी, वो भी काफी लेंथी प्रश्नावली। ठीक है बच्चों, तो अब इनमें कौन कौन से फॉर्मूले हैं उसके वो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी, लेकिन अगर आपको त्रिकोणमितीय समझ नहीं आ रही और उसको पढ़ना है तो आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छी तरह त्रिकोणमितीय को बच्चों को समझाया है, तो आपको आई होप वो वीडियो समझ आई होगी, त्रिकोणमितीय आपके लिए इजी हो जाएगी। और इससे पहले कल भी मैंने एक वीडियो डाली है त्रिकोणमितीय का सिंपल परिचय क्या होती है, उसके क्या फॉर्मूले होते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्या क्वेश्चन में दिया होता है, क्या पूछा है, वो चीज अपने कैसे गैस कर सकते हैं, वो चीज अपने को यहाँ पे दी हुई है। अब देखो त्रिकोणमितीय के जो अपने फॉर्मूले हैं, मेन तो फॉर्मूला आता है लाल बटे कक्का। ठीक है, ये बच्चों को बताने की जरूरत नहीं है, आती होगी। एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब होता है करण। ठीक है, अब इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय यूज होगी, पाइथागोरस प्रमेय कौन सी है, करण की स्केयर बराबर आधार की स्केयर प्लस लंब की स्केयर। अब बच्चे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि जो पाइथागोरस प्रमेय है या जो त्रिकोणमितीय है वो कौन से त्रिभुज पे लागू होगी, वो मुझे कमेंट, जो भी मेरी वीडियो देखेगा वो कमेंट करके जरूर बताएगा कि जो त्रिकोणमितीय है वो कौन सी त्रिभुज पे है वो लागू होगी। ठीक है बच्चों, ये हो गया। उसके बाद अपने आते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एल बटे ए होता है, सॉरी एल बटे के होता है। कोस थीटा का क्या होता है, ए बटे के होता है। टेन का मतलब एल बटे ए, कोट का मतलब ए बटे एल और सेक का मतलब ए बटे ए और कोसेक का मतलब क्या होता है ए बटे एल। ये फॉर्मूले हैं, इनकी सहायता से अपने क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो अपने को क्वेश्चन में कोस थीटा दिया हो, जिसकी वैल्यू दिया है, तो वहां पे कोस के दो मान होते हैं, या तो लंब होगा या आधार होगा, जो भी होगा उसे अपने पाइथागोरस प्रमेय से तीसरा निकालेंगे और फिर जो क्वेश्चन में पूछा है उसके मान वहां से अपने डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो सिंपल फॉर्मूले। फिर आते हैं जो त्रिकोणमितीय में जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, उनमें जो फॉर्मूले यूज होंगे वो मैं आपको यहाँ बताऊंगी। फर्स्ट सूत्र रहता है साइन थीटा इक्वल टू 1 होता है कोसेक थीटा, ये ऊपर आ जाएगा। अगर मैं कोसेक थीटा की सूत्र करूं तो क्या हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। इसी तरह अगर मैं कोस थीटा की बात करूं तो क्या हो जाएगा 1 सेक थीटा, ये ऊपर आएगा, ये नीचे, इसको मैं चेंज कराने की जरूरत नहीं है। टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कोस थीटा। मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र जो सिद्ध करने वाला जो भी अपना 7.3 8.3 है उस सिद्ध करने वाली है, उसमें ये जो टेन थीटा इक्वल टू साइन बटे कोस थीटा है वो हर क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर आता है कोट थीटा, क्या होता है कोस बटे साइन, यानी टेन का उल्टा होता है, या आपने लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू 1 बटे कोट थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो टेन का आता है साइन बटे कोस और कोट का होता है कोस बटे साइन, तो ये इसका एक दूसरे का अपोजिट होता है। फिर उसके बाद ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये फॉर्मूला एक आता है साइन की स्क्वायर थीटा प्लस कोस की स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र जो हर क्वेश्चन में ये और ये दो फॉर्मूले हर क्वेश्चन में यूज होंगे। अगर मेरे को यहाँ पे निकालना हो साइन की स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कोस की स्क्वायर थीटा, अगर मेरे को कोस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 माइनस साइन की स्क्वायर थीटा। इन जो दो फॉर्मूले है ना उनको अच्छी तरह याद कर लेना, बाकी आपको याद रहे नहीं रहे उसका कोई अपने को ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन अगर ये दो फॉर्मूले याद हो रहे तो क्वेश्चन है लगभग अपने क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे, किसमें सिद्ध करने वाले। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक अपना फॉर्मूला आता है टेन की स्क्वायर थीटा 1 प्लस सेक की स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसी तरह कोट की स्क्वायर थीटा की बात करूं तो 1 प्लस कोसेक की स्क्वायर थीटा, ये दो क्वेश्चन सूत्र भी काफी यूज होंगे। तो ये अपने जो त्रिकोणमितीय है 8वीं प्रश्नावली है उनमें जो ये जो फॉर्मूले हैं वो मोस्टली इतने ही यूज होंगे, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इतना पढ़ लिया तो जो त्रिकोणमितीय वाले 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो आपके कंप्लीट होगा। 7 नंबर का टोटल क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा
छोटे क्वेश्चन आएंगे, छोटे 2-3 आएंगे, जैसे एक ऑप्शन टाइप में आएगा, एक 1 नंबर का आएगा और बाकी एक बड़ा क्वेश्चन होगा सिद्ध करने वाला। उस टाइप के क्वेश्चन है उसमें पूछे जाते हैं। मैं वो आपके लिए अलग से वीडियो लेके आऊंगी कि किस प्रश्नावली में किस टाइप के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, उसकी भी मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आऊंगी। उसके बाद आता है 9वीं प्रश्नावली त्रिकोणमितीय के अनुप्रयोग। तो वहां पे अपने कोई भी फॉर्मूला नहीं है, उसमें जो 9th प्रश्नावली है त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग, उस प्रश्नावली को बच्चों अच्छी तरह याद कर लेना, क्योंकि उसमें ओनली 15 क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। तो 15 क्वेश्चन अपने अच्छी तरह माइंड में फिट कर लेंगे तो 5 नंबर वहां से अपने पक्के। उसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं होगा, उसमें डायरेक्ट अपने को पहले तो उसका चित्र बनाना आएगा। चित्र बन गया तो वही है पाइथागोरस प्रमेय लगा के या अपने लाल बटे कक्का वाला सूत्र लगा के अपने मान ज्ञात कर सकते हैं। ज्यादा हार्ड प्रश्नावली नहीं है, बिल्कुल इजी सी है। उसके बाद आता है अपने बात करते हैं वृत्त। अब वृत्त का आपने सभी को पता होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सिंपल है, आता होगा बच्चों को। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर की स्क्वायर और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। अगर वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल याद करें, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अगर चाप की लंबाई की बात करें, चाप की लंबाई तो क्या होगा 2 पाई आर थीटा बटे 360, या आपने लिख सकते हैं पाई आर थीटा बटे 180, दोनों ही, क्योंकि 2 से कट जाएगा, सिंपल है। उसके बाद अगर अपने याद करें दीर्घवृत्त खंड का तो क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त का खंड, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, बस इतने ही प्रश्नावली, वृत्त जो वाली प्रश्नावली है उसमें से ओनली इतने ही फॉर्मूले हैं। तो आप अपने स्क्रीनशॉट लेके जो ये भी मैं फॉर्मूले लिखा रही हूँ ना, वो आप 1 या 2 पेज में अलग से लिख लेना, पेपर के टाइम में रिवीजन करने के काम आएगा और आपको कहीं से अलग अलग फॉर्मूले हैं वो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आता है अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अगर मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल में बात करूं, सबसे पहले बात करूंगी अपने गोले की। तो गोले का आयतन की बात करूं तो क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। अगर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं मैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है 4 पाई आर की स्क्वायर। उसके बाद अगर मैं अर्धगोले का आयतन याद करूं, अर्धगोले का आयतन कितना होगा 2/3 पाई आर की क्यूब। अगर मैं अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करूं, अब बताओ कितना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका फॉर्मूला बताओ क्या होगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सभी को बच्चा पता है। अब देखो गोले का आयतन है, इसका आधा कर दिया, 2/3 पाई आर की क्यूब आ गया। अब मैंने अर्धगोला लिया, यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने 4 पाई आर स्क्वायर लिखा है। आप सोचोगे कि अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर होगा, ये अपना अर्धगोला है, पूरे गोले का 4 पाई है तो अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, प्लस साथ में परिधि का क्षेत्रफल भी तो होगा, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में ये फॉर्मूला हर बार पूछा जाता है, नहीं पूछा गया तो पूछा जाएगा। पीछे से के शायद पीछे जो एग्जाम उससे पीछे वाले में ये क्वेश्चन आया, पीछे वाले एग्जाम में इस सूत्र के बेस पे क्वेश्चन आया था। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ना कि 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर मैं बात करूं अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय तो वो क्या हो जाएगा अपना 2 पाई आर की स्क्वायर होगा। जो पूरा गोला है उसका वक्र पृष्ठीय नहीं होता, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय होता है 2 पाई आर की स्क्वायर। ये तो हो गया अपना गोला। उसके बाद अगर मैं बात करूं शंकु की, शंकु का आयतन कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर आता है शंकु का वक्र पृष्ठीय पाई आर एल। शंकु का कुल पृष्ठीय पाई आर आर प्लस एल। फिर आता है शंकु की तिरक ऊंचाई,
कितनी होगी, एल इक्वल टू आर की स्केयर प्लस एच की स्केयर। ये हो गया अपने सारे शंकु, ये हो गया अपना गोला और अर्धगोला। उसके बाद अपना टॉपिक क्या बचा है, घन, घन, घनाभ और बेलन। इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया करो बच्चों। फिर आता है बेलन। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय 2 पाई आर एच। बेलन का कुल पृष्ठीय 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है। उसके बाद है घन का आयतन। एक क्वेश्चन है इसलिए मैंने ये फॉर्मूला डाला है। घन का आयतन होता है भुजा की क्यूब और घन का कुल पृष्ठीय 6 इंटू भुजा की स्क्वायर। ठीक है। फिर आता है घनाभ का आयतन। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है बच्चों। फिर आता है घनाभ का कुल पृष्ठीय। क्या होता है, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है। ये हो गया अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले में फॉर्मूले। ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले में इतनी फॉर्मूले। उसके बाद अपना जो टॉपिक आता है वो आता है कौन सा, संख्याकी। संख्याकी, तो संख्याकी में कौन कौन सी फॉर्मूले, ओनली 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है। सबसे पहले अपने निकालेंगे माध्य। अगर मैं माध्य की सिंपल बात करूं या अपने आम भाषा में क्या बोलते हैं, औसत बोलते हैं। ठीक है। तो क्या होगा, राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या। ये तो आता है सिंपल फॉर्मूला। जब अपने को एक यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में दिया होता है वो तो सिंपल फॉर्मूला इस तरह अपने निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या दी होगी उनका बोलेंगे माध्य ज्ञात करो या औसत निकालो। फिर आता है माध्य का जो मेन फॉर्मूला होता है। माध्य को अपने क्या बोलते हैं, एक्स बार। क्या होता है, समेशन एफ एक्स बटी समेशन एफ। ठीक है। फिर अपने बात करते हैं माध्यिका की, यह अपने बोलते हैं माध्यक, जिसे कैपिटल एम से क्या होता है, L1 प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू आई। ठीक है। उसके बाद अपने निकालते हैं बहुलक। क्या होता है, L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई या H लिख सकते हैं। ये सारे होंगे फॉर्मूले। ठीक है। संख्याकी में 3 होता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। वो चीजें अब देखो, L1 क्या होता है, प्रारंभिक नंबर। n बटे n का मतलब है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी बटे 2। CF होता है संचय बारंबारता। F होता है बारंबारता। I या H का मतलब होता है उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो चीज होती है। ठीक है। अब इसमें एक फॉर्मूला और आता है आपका। ये तो सारे फॉर्मूले हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक के। ठीक है, संख्याकी में। लेकिन अब पीछे के जो एग्जाम हुए ना उनमें एक फॉर्मूला और पूछा गया है। बहुलक अपने कैसे निकालेंगे, जब अपने को सिंपल क्वेश्चन नहीं दिया होता, अपने को माध्य दिया है कि किसी भी संख्या का माध्य इतना है, माध्यिका इतनी है, तो बहुलक ज्ञात करो। उसके लिए होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये हमेशा ध्यान रखना, कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये फॉर्मूला हर बार पूछा जाता है। और जो 10th क्लास की 2 साल से ये फॉर्मूला आता है या इसके बेस पे क्वेश्चन आता है। पिछली बार जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था वहां पे ये फॉर्मूला आया था अपना, कि बहुलक ज्ञात करने का या अपने माध्यिका ज्ञात करने का। जब अपने उल्टा सीधा करेंगे तो माध्यिका भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है अपनी लास्ट जो टॉपिक है वो है प्रायिकता। प्रायिकता में किसी भी घटना की प्रायिकता है और किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं है का योग हमेशा 1 होगा। कोई संख्या घटित हो रही है, कोई संख्या घटित नहीं हो रही, उनका योग हमेशा 1 होगा। 1 से बड़ा नहीं होगा, 0 से छोटा नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा। तो वो हमेशा किसी भी संख्या की प्रायिकता है। तो ये हो गए बच्चों आपके 10th क्लास के जितने भी फॉर्मूले हैं वो। तो आप
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने एक ही वीडियो में सारे कंप्लीट फॉर्मूले आपको करवा दिए हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको एक अपने पेज पे पूरे फॉर्मूले को अच्छी तरह नोट कर सकते हो, ताकि आपको जब भी आपने रिवीजन करो तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।